हाँ जी, तो आज का टॉपिक है सेल या बैटरी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये काम कैसे करती है सेल और बैटरी। देखो, हमारे पास सेल और बैटरी में क्या होता है एक्चुअली, केमिकल एनर्जी को यूज करके हम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूज करके वी क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सेल एंड बैटरी। अगर हम एक बैटरी का डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से हम बैटरी का डायग्राम बना सकते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसके पीछे एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड ए, इलेक्ट्रोड बी। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है अंदर बैटरी के, जिसके कारण क्या होता है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। एक्चुअली हम ऐसे बोलेंगे कि बैटरी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगती है, फोर्स बाय द बैटरी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मानूं, क्यू चार्ज, तो उस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है बाय द बैटरी इन दिस डायरेक्शन। दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स बाय द बैटरी। बैटरी का मतलब है जो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके कारण हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे स्टोर करना शुरू किया, या ऐसे बोलेंगे नेगेटिव को इस प्लेट पे ले गए, तो जितना नेगेटिव इधर ले गए उतना पॉजिटिव दूसरी प्लेट पे बन जाएगा। तो ये जो फोर्स होती है दिस इज ड्यू टू द बैटरी। ठीक है, लेट अस सपोज इन दोनों टर्मिनल्स में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल डी, है ना। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी। अब जितना वर्क यहाँ पे किया इस बैटरी की एनर्जी ने टू मूव द चार्ज क्यू, टू मूव द चार्ज क्यू बाय डिस्प्लेसमेंट डी, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ बैटरी। मैं ईएमएफ की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। तो ईएमएफ इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी टू डिस्प्लेस द चार्ज क्यू फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी टू मूव ए यूनिट चार्ज, है ना, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाउ दिस वर्क डन बाय बैटरी अगर आप लिखना चाहते हो तो किसके बराबर होगा, वर्क इज फोर्स into distance, FB into D divided by Q. So this formula gives you the EMF of battery. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है बच्चों इसको। ओके, तो यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे अभी कि दिस EMF E is FB D by Q। ओके, यहाँ पे देखो हमने कितनी फोर्स लगानी है एक्चुअली, देखेंगे ध्यान से। क्या होता है कि जब बैटरी को हम इस तरह से बनाते हैं तो इसके अंदर ना एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन से क्यू चार्ज यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव इधर स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इधर स्टार्ट होता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है जब उसके बाद फर्दर क्यू चार्ज बिल्ड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। एक फोर्स लगा रही है बैटरी की एनर्जी जिसके कारण क्यू चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरी फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ना अब, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने दो चार्जेस को सेपरेट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग बना दिए ना। तो यही जो क्यू चार्ज है स्टार्टिंग में तो बिल्टअप होने स्टार्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा सा चार्ज जितना भी वो बिल्ड कर सकती है, केमिकल एनर्जी पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज बिल्टअप कर सकती है एट द टर्मिनल्स। एक चार्ज बिल्टअप हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस क्यू पर एक और फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। वो फोर्स क्यों लग रही है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रही है। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये वाली जो बैटरी की फोर्स है, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, उसके बाद जो केमिकल एनर्जी है वो फर्दर चार्जेस को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। तो उतना ही चार्ज डिस्प्लेस हो पाता है जितनी उस केमिकल एनर्जी की स्ट्रेंथ है और जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से बिल्टअप होती है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम बोले कि एक बार बैटरी पे टोटल चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद इस चार्ज पार्टिकल पर जो Fb फोर्स है जो बैटरी लगा रही है इज इक्वल टू Fe हो जाएगी। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगी देन वो केमिकल एनर्जी वाला जो मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फर्दर हम चार्जेस को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इसको Fe D by Q, है ना। जब कंप्लीटली बैटरी, हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, जब पूरी तरह से बैटरी चार्ज हो चुकी है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ,
तो Fe d by Q, ठीक है। अब Fe किसके बराबर है, Q टाइम्स E, ये तो हमें पता है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने इसको Q टाइम्स E पुट कर दिया, और D तो यहाँ है ही है, नीचे भी Q है, तो Q से Q कट गया, तो EMF किसके बराबर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और ये वोल्टेज होती है ना, मतलब EMF ऑफ बैटरी इज वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। द EMF इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी when it is in open circuit, it is in open circuit, मतलब कि अभी हमने देखो कुछ कनेक्ट नहीं किया इस बैटरी को, हमने जस्ट उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है कि आपने एक बैटरी ले ली, एक सेल बना लिया, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है उस सेल के अंदर, कैसे, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो रहा है कि आयंस जो हैं वो एक साइड पे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं केमिकल एनर्जी की हेल्प से, और जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे चले गए, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जिसने फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को स्टॉप कर दिया, तो उसके कारण जो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EMF, ठीक है। ओके, यूनिट की बात करते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट, EMF का यूनिट देखो वर्क डन बाय चार्ज है ना, तो जूल पर कूलम होगा, दिस इज द यूनिट ऑफ EMF। इसके बाद है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे EMF डिपेंड कर रही है ना, देखो EMF पे वापस आते हैं, क्या हो रहा था, यहाँ पर बैटरी जो थी वो कुछ वर्क कर रही थी, बैटरी की केमिकल एनर्जी कुछ काम कर रही थी, है ना, और ये जितना भी चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ था वही चार्ज इस वोल्टेज को जनरेट कर रहा है और वही इस EMF के बराबर है, तो कितना चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज्यादा इंटेंस है, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने कुछ सेल्स पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट कितना स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसमें, एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कि उसके लिए जो मेटल्स यूज करी है वो कैसी है, तो जो EMF होती है वो कौन कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेट मी राइट हियर, तो EMF डिपेंड्स on number 1 nature of electrolyte and number 2 nature of metal of electrodes, तो इन दो चीजों पे EMF डिपेंड करती है। EMF does not depend, इन पे डिपेंड नहीं करती EMF, ठीक है, on नंबर 1 कैपेसिटर नहीं है ये, इसलिए एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती, प्लेट्स मतलब वही जो इलेक्ट्रोड्स हैं उस पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कोई मैटर नहीं करता कि EMF उसके हिसाब से आएगी। क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस पे नेचर पे डिपेंड करती है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है, बट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करती। और लास्ट है साइज ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करती EMF। देखो हमारे घरों में ना बैटरीज यूज होती हैं इन्वर्टर के साथ, जो बड़ी बड़ी बैटरीज लगी होती हैं, तो उनके क्रॉस जो वोल्टेज आती है ना दैट इज 24 वोल्ट, ठीक है। अब 24 वोल्ट जो है बच्चे, वो आप दो सेल, एक छोटा सा सेल आता है मार्केट में जो क्लॉक में डलता है, वॉल क्लॉक में, वो जो सेल होता है ना वो 1.5 वोल्ट्स का होता है। अगर आप इस तरह के दो सेल ले लो, ऐसे जोड़ दो, एक सेल और एक उसके आगे जोड़ दो, तो टोटली हमारे पास 3 वोल्ट्स हो जाएंगे। तो 24 बनाने के लिए दो सेल 3 वोल्ट बना रहे हैं, 24 बनाने के लिए 16 सेल्स चाहिए, तो 16 सेल्स अगर आप सीरीज में इस तरह से जोड़ दो, तो देखो डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड्स का कितना बढ़ गया इस केस में, एरिया ऑफ प्लेट्स इसमें छोटा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट, है ना, तो साइज ऑफ सेल इज आल्सो डिफरेंट, फिर भी आपको 24 वोल्ट देगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो EMF होती है, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, EMF की बात कर रहा हूं। EMF जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट, कि उस इलेक्ट्रोलाइट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को वो सेपरेट कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा मैटर,
कि जो मेटल हम यूज कर रहे हैं सेल के अंदर या बैटरी के अंदर वो कौन सा है। तो इन दोनों चीजों पर ईएमएफ डिपेंड करती है। बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, ठीक है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, अभी इसकी बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बच्चों बैटरी जो है ना, इसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से मैंने अभी बनाया था। यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है। हम क्या करते हैं, हम इस सेल को इस तरह से किसी रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर ईएमएफ थी। पहले क्या हुआ, इस पॉजिटिव के कारण करंट जो है इस तरह से फ्लो होना शुरू हुआ। करंट ऐसे चल रहा है हमारे पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट चलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। ग्रीन कलर में मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ तक तो आ गया पॉजिटिव के साथ, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो पॉजिटिव के साथ आके मिलेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी ने यहाँ पे सेटअप करी हुई थी E, उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई थी Fe विच इज इक्वल टू QE, उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आएगा। वो कौन सी फोर्स है, जो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे थे Q चार्ज, उस चार्ज पर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आ रही थी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, QE, ठीक है, उस फोर्स में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा। तो वो फोर्स डिक्रीज होगी, बैटरी की फोर्स उतनी ही है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन से आ रही है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज होगा, एक और पॉजिटिव चार्ज बैटरी यहां से डिस्प्लेस करके इस प्लेट पे ले जाएगी। तो इस तरह से जो करंट है वो मेंटेन रहता है सर्किट में। यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हुआ, बैटरी की फोर्स ने एक और पॉजिटिव यहाँ भेज दिया, फिर एक और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हुआ, एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया इस प्लेट पे। जितना पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा उतना नेगेटिव यहाँ पर बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास करंट जो है सर्किट में मेंटेन रहता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक आया, अब इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है। अगर यहाँ तक जाएगा तभी इस पाथ को कंटिन्यू करेगा ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब ये रेड लाइन के अलोंग ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो मूव करते करते जो भी इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे और उसके साथ साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, उन सब के अगेंस्ट इसको चलना पड़ेगा। तो जो बैटरी है वो भी फ्लो ऑफ चार्ज को एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। वो जो रेजिस्टेंस होती है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये सेम वैसे ही है जैसे किसी मेटल की रेजिस्टेंस होती है। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो वो जब मूव करते हैं दे कोलाइड विद कर्नल्स। सेम वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इनसाइड द बैटरी, दे विल हैव कोलिजन्स विद द आयंस ऑफ बैटरी, they will have collisions with other particles of the battery। तो उस वजह से वहां पर एक रेजिस्टेंस आएगी। that resistance is called internal resistance। तो इसकी जो डेफिनेशन है, it is resistance offered by the electrolyte of the cell to the electric current। now on what factors this resistance depends। ये वाली जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जिन पे एक नॉर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला फैक्टर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। हाँ जी, जैसे ये देखो ना, जितना आप लंबा करते चले जाओगे इस बैटरी को, बड़ा बना दोगे ऐसे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मूव करके जाना पड़ेगा इस पाथ में से, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, मतलब लेंथ बढ़ा दिया आपने सेल की। तो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये रेजिस्टेंस। स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज एरिया, डिप्थ, एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट्स इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया जो है वो उसके अंदर है, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको देखते हैं यहाँ पे बना के कैसे है। यहाँ पे अगर दो प्लेट्स हैं, दिस इज प्लेट 1, दिस प्लेट 2, और यहां तक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है।
जितना एरिया अंदर होगा इसका उतना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे, ठीक है। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे आम रेजिस्टेंस होती है वैसे ही होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे उतने नंबर ऑफ आयंस उसमें ज्यादा आ जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है उतने कोलिजन्स वहां पे ज्यादा होने लगेंगे। इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं सारे, बट इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इस पे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो हर किसी चीज की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन इस केस में दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, इस बैटरी के केस में। अदरवाइज अगर हम मेटल के केस में बात करें, मेटल के केस में तो वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी, कैपिटल आर। लेकिन सेल के केस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसका क्या रीजन है? देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो आयंस है ना उनको किनेटिक एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी। तो उनको किनेटिक एनर्जी मिलने के कारण वो जो है ज्यादा एक्यूमुलेट हो पाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस वजह से फिर जो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करके जा रहा है उसकी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस जो है दैट विल इंक्रीज। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n ऑल्सो। n और tau दो चीजें होती है ना, ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो n एक्चुअली नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो सेल के केस में भी जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। तो अगर वो बढ़ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि R जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बैटरी के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द सर्किट। सेल अकेला जो आता है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने। एक हमने ईएमएफ की बात करी। सेल की ईएमएफ जो होती है बच्चे वो वोल्टेज की बराबर होती है। ईएमएफ और वोल्टेज दोनों बराबर हैं, लेकिन कंडीशन है व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ओपन सर्किट का मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई मार्केट से एक सेल ले आए हम जाके। बैटरी आती है मार्केट में ना आजकल, इस तरह की छोटी सी बैटरी, शायद आपने देखी हो। ऐसे दो पॉइंट्स बने होते हैं यहाँ पे। ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है, बहुत छोटी सी होती है, 9 वोल्ट की होती है। आप इसको मार्केट से जैसे ही लेके आए, आपने बोला कि सर मुझे 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो उसने आपको ये बैटरी दे दी। इसके दोनों टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 9 वोल्ट्स का होगा। यही उसकी ईएमएफ है। अभी हमने कुछ जोड़ा नहीं इस बैटरी के साथ, ना मैंने कोई एलईडी लगाया, ना कोई रेजिस्टेंस लगाई, सिंपली मैंने अपने हाथ में ऐसे बैटरी पकड़ी हुई है। तो उसकी जो रीडिंग, जो ईएमएफ होती है वो वोल्टेज के बराबर होती है जो उसके अक्रॉस हमें मिलती है। इसका प्रूफ हमने कहा किया कि ईएमएफ जो है वो टर्मिनल वोल्टेज के ही बराबर है, ये उसका प्रूफ है। क्योंकि ईएमएफ की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय बैटरी इज बैटरी फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन चार्ज। अब ये जो बैटरी फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाती है जब, तब वहां पर फर्दर अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब फर्दर अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा तो वी कैन सब्स्टिट्यूट Fb इज इक्वल टू Fe। और जैसे ही मैंने Fe पुट किया, Q इंटू E, Q से Q कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू वोल्टेज। ये इक्वेशन तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आ रही है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि जब सेल ओपन सर्किट में है तब उसकी ईएमएफ उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर है। तो इस बैटरी को अभी हम सर्किट में लगाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी cell in a closed circuit। क्लोज सर्किट का मीनिंग है कि एक सेल था आपके पास, उसकी ईएमएफ जो है लेट अस सपोज E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अभी ईएमएफ है। तो मैंने यहाँ पर एक सर्किट बना दिया उससे। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जो हमने सेल के अक्रॉस अप्लाई कनेक्ट करी है, एंड दिस स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। उसके अंदर भी बना सकते हैं, बट ज्यादा बढ़िया होता है कि उसके बाहर सीरीज में बना दो। तो ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की। सेल की ईएमएफ E है, ठीक है। जब हमने इस तरह से कनेक्ट किया एंड नाउ आई वांट टू फाइंड
व्हाट इज द करंट इन सर्किट, है ना, करंट फाइंड करना चाहते हैं, करंट क्या होगा, एंड वी विल डिफाइन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो। चलिए तो कैसे होगा, ये जो हमारा केस है इसको हम बोलेंगे, जब मैंने ये सर्किट बनाया ना तो इसमें क्या हो रहा है, सेल इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब है गिविंग करंट टू सर्किट, है ना, ये करंट को सप्लाई कर रहा है। दूसरा केस हम स्टडी करेंगे जब हम सेल को चार्ज करते हैं, तब क्या होता है वो बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम सेल इज डिस्चार्जिंग वाला केस जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो इस केस में लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर करंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज करंट इन सर्किट, तो करंट I इज EMF, जो भी वोल्टेज है इस बैटरी की, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से आ गया, EMF इज E, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो यहां से इक्वेशन बन गई E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर ले जाते हैं। तो ये पहले इक्वेशन नंबर 1 है, करंट जब भी कैलकुलेट करना है किसी एक सेल का तो ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, उस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसमें व्हाट इज IR की अगर बात करें तो I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, IR जो है दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, है ना, तो वो एक्चुअली वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, V वोल्टेज। ठीक है, तो हम इसको ये पुट कर देंगे, I इंटू R, कैपिटल R को हम पुट कर देंगे वोल्टेज, और ये स्मॉल r। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज मिल रही है मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो किसके बराबर आ गई, वो एक्चुअली मेरे पास EMF माइनस I इंटू R के बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। ठीक है, अब वही वाला केस वापस भी यहां से ड्राइव किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे ओपन सर्किट होता, if the circuit is open, इसका मतलब है सर्किट ओपन होने का मतलब है हमने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से, तो उस केस में करंट I जीरो हो जाएगा ना, करंट I जीरो हो जाएगा, तो करंट जीरो होने से फिर जो वोल्टेज है वो सिंपली EMF के बराबर आ जाएगी। वही वाला केस जो हमने डिस्कस किया था कि ओपन सर्किट में EMF और वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। ये जो वोल्टेज है ना इसका स्पेशल नेम है, तो हियर V इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, बेसिकली इट इज वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू it is the potential difference across a cell in closed circuit, in closed circuit। कैसे, देखो आपका जो सेल है ना एक्चुअली इतना हिस्सा ये इकट्ठा ही चलेगा जहां भी जाएगा, ये पूरा सेल है, ये उसी की अपनी अंदर वाली इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये मैंने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट किया है। ये पूरा ग्रीन बॉक्स के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ये एक सेल है, इस सेल ने जो वोल्टेज बाहर सप्लाई करी है कैपिटल R को, वो वोल्टेज जो है दैट इज V, एंड दिस V इज इक्वल टू IR, और वो जो IR है वो किसके बराबर आ रहा है, या V है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है EMF, जो सेल की EMF थी, माइनस दिस फैक्टर। व्हाट इज दिस फैक्टर, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप है ना ये, बेसिकली ड्रॉप या डिफरेंस अक्रॉस small r। what is small r, internal resistance of cell, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एक सेल लेके आए, उस सेल को आपने किसी बाहर वाली रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, तो अगर वो सेल जो है वो लेट अस सपोज 6 वोल्ट का है, तो ये जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको पूरा 6 वोल्ट ही मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, उसको 6 वोल्ट में से माइनस होके IR इतनी वोल्टेज उस बाहर वाली रेजिस्टेंस को मिलेगी। यहाँ पर जो V है दैट इज लेस देन E ना, हियर V इज
लेस देन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होगा, ई बड़ा होगा क्योंकि कुछ फैक्टर वहां से माइनस हो रहा है, कितना, बाय द फैक्टर ऑफ, कितना छोटा, बाय द फैक्टर ऑफ आई इंटू आर। इतने फैक्टर से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो छोटा होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं पहले इसकी, क्या मतलब है इस चीज का, चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेट अस सी दैट डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है। देखो, लेट अस सपोज वी हैव ए सेल ऑफ 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट का सेल मैं मार्केट से लेके आया और उसकी कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैंने अभी नीचे बना दिया। मैंने उसके अक्रॉस एक बल्ब लगाया, ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस है, दिस इज ए बल्ब, और उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट रेजिस्टेंस इज 100 ओम, ठीक है, ये इस बल्ब की रेजिस्टेंस है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर 10 वोल्ट सेल की, लेट अस सपोज दिस इज 10 ओम, तो 10 ओम की हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ओके, अब आप तो मार्केट से 10 वोल्ट का सेल लेके आए थे, लेकिन इसको जो वोल्टेज मिलेगी कैपिटल वी, वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 10 वोल्ट माइनस आई इंटू आर, है ना, आई इंटू स्मॉल आर। नाउ व्हाट इज आई, here I is 10 divided by total resistance which is 110, ये इससे कटा 1 by 11, तो यहाँ आएगा 10 minus 1 by 11 into small r which is 10, ठीक है, तो ये बन गया 110 minus 10 by 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 by 11, तो ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे 9.09 वोल्ट, ठीक है, इतनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से छोटा होगा। कब छोटा होगा, जब बैटरी जो है वो करंट की सप्लाई कर रही है, इसको बोलते हैं बैटरी इज डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज कर रही होगी तब की बात है, उस केस में V इज ऑलवेज लेस देन E एंड V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। इसके ग्राफ भी हमने प्लॉट करने हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सीखेंगे व्हाट हैपेंस इन द चार्जिंग कंडीशन, अगर हम बैटरी को चार्ज करेंगे तब क्या होगा, कैसे निकलेगा कॉन्सेप्ट। देखिए, अब फिर से करंट कैलकुलेट करेंगे। केस 2, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। देखो, आजकल मार्केट में चार्जेबल बैटरीज भी आती हैं, मोबाइल फोन में आपके चार्जेबल बैटरीज हैं। तो चार्जेबल बैटरीज क्या करती हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कंप्लीटली, मींस उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके अक्रॉस हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हुआ पड़ा था, उस एनर्जी को हमने यूज कर लिया किसी और चीज को रन करने में, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं कि बैटरी जो है वो लो हो चुकी है या डिस्चार्ज हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से फिर एक वोल्टेज लगाते हैं, उस बैटरी को एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्जर लगाते हो तो वो चार्जर क्या करता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करता है। उस एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर उसको रखने के बाद हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। तो उसका सर्किट कैसा बनेगा, अगर हमने उसका सर्किट बनाना है चार्जिंग वाले का, तो ये वही सेल है हमारा, उसकी ईएमएफ स्मॉल ई है और ये स्मॉल आर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कंप्लीट सेल जो है वो ये वाला है जो मैं ग्रीन बॉक्स में डाल दूं, ये वो बैटरी या सेल है। और हमने अब इसको चार्ज करना है, तो इसको चार्ज करने से बाहर से एक वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। लेट अस सपोज दैट वोल्टेज इज गिवन बाय दिस अनदर बैटरी। बैटरी नहीं है वैसे, हम किसी और तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि हमने बाहर से एक वोल्टेज अप्लाई कर दी कैपिटल V। अब ये एक्सटर्नल वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज। इस सर्किट में ना हम इस सेल के साथ ना रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस थोड़ी कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस तो तब कनेक्ट कर देंगे तो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी बैटरी। हमने इसको ही चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से एक और सेल लेके आएंगे, बड़ा वाला सेल, यहाँ पे V E से बड़ा होगा, अभी हम प्रूव करेंगे। तो वो हमें एक्सटर्नल वोल्टेज V हमने अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट किधर से किधर जाएगा, तो वो आपको पता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। अगर मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 लो है और 10 हाई है, तो करंट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, क्या करंट ऐसे चलेगा। ये वाली बैटरी अब करंट को सप्लाई कर रही है और उस करंट की हेल्प से अंदर फिर से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और जो चार्जेस हैं वो दोबारा से एक्यूमुलेट होने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस करंट, कि ये करंट कितना आएगा। तो मैं किरचॉफ लॉ की हेल्प से कर रहा हूं, A B C D, इस लूप के अक्रॉस अभी हम मूव करने वाले हैं।
सबसे पहले जब मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप आया, मैंने लिख दिया माइनस ई। फिर इसमें आई इंटू आर, ये भी ड्रॉप है, मैंने लिख दिया माइनस आई इंटू स्मॉल आर। फिर मैं आगे चला गया, यहाँ राइज है, प्लस वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आ रहा है। और अगर आप करंट निकालना चाहते हो यहाँ से तो वो आ जाएगा आई आर इज इक्वल टू वी माइनस ई एंड आर इज इक्वल टू, सॉरी आर नहीं निकालना, एंड आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बाय आर। ठीक है, और तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है सर्किट में कोई, हमारे पास सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही है सेल की जो यहाँ पे है। तो इस केस में ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस जो करंट होता है वो इस एक्सप्रेशन से मिलेगा। कैसे, बस ध्यान से बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि भाई एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस बैटरी की वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इतना करंट होगा। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ। तो यहाँ पर V इज ग्रेटर देन ईएमएफ बाय द फैक्टर ऑफ I into R. What is IR? IR is the potential difference across the internal resistance of cell. तो एक केस हो गया हमारे पास क्लोज सर्किट वाला, when the battery is discharging. Second case is also closed circuit but now the battery is charging. थर्ड केस दोबारा से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कुछ नहीं होता, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर में जब आप करंट को जीरो पुट कर दोगे ओपन सर्किट में तो ईएमएफ वोल्टेज के बराबर आएगा। और लास्ट केस है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स ऐसे हमने लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वहां पे है ही है, स्मॉल आर तो है ही है और ईएमएफ है ही है। हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में इस तरह से जोड़ दिया। तो जब आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया तो इस केस में हमारे पास जो V वाली टर्म होगी, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर हमारे पास रिलेशन है। इसमें बच्चे जो V वाली टर्म है वो एक्चुअली I इंटू आर है, I इंटू आर है ना, तो I इंटू आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये हो गया। अब यहाँ पे R ही नहीं है, कैपिटल R यहाँ पे जीरो है, तो कैपिटल R को अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा दैट विल बी, करंट विल बी E बाय स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल R को जीरो पुट करने से ये चीज हो जाएगी। इस केस में करंट ऐसे फ्लो करेगा तो E बाय स्मॉल आर है ना, दिस इज मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे ना सर्किट में मैक्सिमम करंट आ जाता है उस केस में। शॉर्ट सर्किट में यही होता है कि आपने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत कम होती है उसके पाथ की, उस वजह से करंट बहुत ज्यादा अचानक से आ जाता है। तो ज्यादा करंट आने से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है जिससे वायर मेल्ट हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है, उसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, इसका ध्यान रखना। और वो करंट किसके बराबर होता है, इट इज जस्ट इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब हम कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे और फिर हम स्मॉल आर का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। तो पहले हम ग्राफ की बात कर लें, स्मॉल आर का एक्सप्रेशन भी। चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ज्यादा केसेस में ना हम बैटरी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, तो डिस्चार्जिंग वाले केसेस जो है वो हमारे पास ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के केस में अभी हमने देखा कि ये हमारे पास सर्किट है, स्मॉल आर, ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और यहाँ पे जो करंट है आई, दैट करंट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो हमेशा करंट ऐसे ही लिख लेना आपने ओम्स लॉ लगा के। अगर आपको टोटल ईएमएफ पता है, किसी एक सिंगल लूप की बात कर रहा हूँ, टोटल ईएमएफ पता है और टोटल रेजिस्टेंस पता है तो करंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक रिलेशन ये है हमारे पास और दूसरी रिलेशन यहाँ पर है हमारे पास, वो हमने अभी टाइप करी थी, that is V is equal to E minus IR. This is during the discharging process. Now put substituting
I from 1 into 2। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू E माइनस E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा E इंटू कैपिटल R प्लस E इंटू स्मॉल r माइनस E इंटू स्मॉल r अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू V। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V इंटू कैपिटल R प्लस V इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे कैपिटल R वाली इक्वेशंस दोनों एक साइड पे ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे कैपिटल R कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा E माइनस V, और V भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा E माइनस V बाई V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि ये एज इट इज पूछा जाता है। तो इसको जब आपने ऐसे लिख दिया, इसमें अभी क्या क्या चाहिए आपको, स्मॉल r को फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या चाहिए, बहुत आसान है। हमें जस्ट चाहिए बैटरी की ईएमएफ कितनी है, एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना दे रहा है बैटरी। ठीक है, और कैपिटल R जो है दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमें गिवन होगी। जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो हमें गिवन होगी, एंड देन वी कैन फाइंड स्मॉल r। अगर आपको ऑलरेडी कैपिटल R गिवन है, स्मॉल r आप निकालना चाहते हो, ईएमएफ आपको पता है, तो आप इस एक्सप्रेशन में से भी निकाल सकते हैं। जस्ट आपको करंट चाहिए, करंट हमें मिल जाएगा, लेकिन उसमें स्मॉल r गिवन होनी चाहिए अगर आपने करंट फाइंड करना है ना। तो इसलिए करंट पहले फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हमें ईएमएफ और V पता होता है। अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो स्मॉल r का ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको करंट पता है फिर आप स्मॉल r निकालना चाहते हैं तो फिर इस रिलेशन की हम हेल्प ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम हमें क्या यूज़ करना है। अब हम कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो some graphs related to E, V and R। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये रिलेशन है, पहली रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो पहला ग्राफ मैं बनाऊंगा जो काफी बार पूछा गया है हमें, दैट इज वोल्टेज वर्सेस करंट। ठीक है, वोल्टेज मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो इसको ना कंपेयर करते हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट अस कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो m की जगह, y की जगह मेरे पास y एक्सिस की तरफ वोल्टेज है, x एक्सिस की तरफ मेरे पास करंट है, तो x की जगह मेरे पास करंट चलेगा। तो करंट जो है वो x एक्सिस के अलोंग पैरामीटर आ गया। जो स्लोप है m, वो किसके बराबर आ जाएगी, वो माइनस ऑफ r, नेगेटिव है और इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आएगी। और ये जो c है, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दिस इज इक्वल टू कैपिटल E, जो अकेली टर्म पड़ी हुई है कैपिटल E के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे। तो एक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा इसकी स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी, तीसरा जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को काटेगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। मींस अगर यहाँ पे काट रहा है y एक्सिस को तो वहां पर मुझे ईएमएफ मिल जाएगी। जिस भी पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ काट रहा है तो जो भी रीडिंग यहाँ लिखी होगी वोल्टेज की वही ईएमएफ होगी। ठीक है, तो ईएमएफ मिल गई। स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, नेगेटिव स्लोप बनानी है, नेगेटिव बनानी है। तो ये ग्राफ बन गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे प्लॉट किया जाता है। और इस ग्राफ की स्लोप अगर आप निकाल लो, स्लोप तो आती है ना ग्राफ की निकालनी, तो वहां से आपको सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो आपको स्लोप से पता चल जाएगी। ये जो पॉइंट है ये आपको करंट की वैल्यू दे रहा है, लेकिन कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट, आई मैक्स। और इसके बारे में भी बात करी थी, जो मैक्सिमम करंट होता है शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान होता है, और उस टाइम पर वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ डिवाइड बाय स्मॉल आर के बराबर होता है। तो दिस इज मैक्सिमम करंट, ई बाय स्मॉल आर
दिस इज ईएमएफ ई एंड द स्लोप गिव्स यू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो एक तो ये ग्राफ है इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ऐसे कुछ करंट्स की वैल्यू लिखी होती हैं और कुछ वोल्टेजेस की, और पूछा जाता है व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल। तो अभी मेरे नोट्स देखना आप, ये वाले जो मैंने टॉपिक्स भेजे हुए हैं आपको, वहाँ पे देखना कि 6 वोल्ट पे मतलब क्वेश्चंस हैं उसमें, जहां पर भी कट करेगा वो ईएमएफ है। ये मैक्सिमम करंट है, स्लोप आप निकालनी जानते हैं। स्लोप कैसे निकालनी है, परपेंडिकुलर बाय बेस कर लेना। जो भी ये वैल्यू है डिवाइड बाय दिस वैल्यू, सॉल्व करके दैट विल बी योर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ जो बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है ग्राफ बिटवीन V एंड स्मॉल आर। वैसे ये वाला ग्राफ ना फिजिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि हम स्मॉल आर जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसको वेरी नहीं कर सकते। बट लेट अस सपोज कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हमने डेवलप किया कि जो स्मॉल आर है वो वेरी हो सकता है, तो उस केस में ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो जस्ट आपने V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर की रिलेशन देखनी है, और उसको Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास Y की जगह अभी V है, X की जगह स्मॉल आर है। ठीक है, X की जगह स्मॉल आर है। तो जो स्लोप है, स्लोप विच इज M, वो हमारे पास अभी माइनस आई हो जाएगी, करंट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप ही रहेगी। और जो इंटरसेप्ट है Y इंटरसेप्ट, जो Y इंटरसेप्ट है बच्चों, जिसको हम C बोलते हैं, वो किसके बराबर है, वो EMF के ही बराबर है। तो इस केस में भी अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और उसकी स्लोप ही नेगेटिव ही होगी। जस्ट बात यह है कि अभी इस केस में उसकी जो स्लोप है ग्राफ की, वो हमें करंट दे देगी माइनस आई। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट जो भी ये वैल्यू है डेल्टा वी, यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी है ना, उसको जस्ट आपने डिवाइड कर देना है इस वैल्यू से, परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपके पास स्लोप आ जाएगी। इस केस में ये वाला पॉइंट हमारे पास EMF ही रहेगा, और इस केस में क्योंकि हमारे पास स्मॉल आर वेरी कर रहा है, तो ये आर मैक्स होगा। मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितनी करी, ये वो होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस ग्राफ में, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। एक और ग्राफ है हमारे पास बच्चों, वो है EMF वर्सेस कैपिटल आर। ग्राफ नंबर 3 इज EMF वर्सेस कैपिटल आर, है ना। अब जो कैपिटल आर है, व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हमने सर्किट में बाहर से लगाई है, सेल के साथ जोड़ी है। जैसे कि ये हमारा सेल था, उसकी EMF E मान ली थी मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर थी, और इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने किसी कैपिटल आर के साथ फिक्स किया था। ठीक है, अब जब हम कैपिटल आर को वेरी करते हैं बच्चों, उससे इस EMF पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो EMF है ना, इस ये जो सेल की प्रॉपर्टी है EMF, वो जस्ट डिपेंड करती है इसके इलेक्ट्रोलाइट पर, इसके इलेक्ट्रोड्स पे। वो बाहर से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो ध्यान रखना कि जब कैपिटल आर के साथ EMF का ग्राफ पूछा जाएगा तो वो कांस्टेंट बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट इट विल बी पैरेलल टू आर एक्सिस लाइक दिस। तो इस ग्राफ में और कुछ नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। जो फोर्थ ग्राफ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से डिस्कस करना है। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। दिस ग्राफ इज EMF वर्सेस, this graph is voltage versus, sorry, terminal potential difference versus capital R external resistance, मतलब V versus कैपिटल आर। ठीक है, अभी हमने V वर्सेस स्मॉल आर का बनाया था, ये वाला ग्राफ V वर्सेस कैपिटल आर का है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। एक तरफ हम V ले जाएंगे, एक तरफ हम कैपिटल R ले जाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो वोल्टेज है कैपिटल V, वो किस तरह से कैपिटल R पे डिपेंड करता है। तो हम वो रिलेशन लिखते हैं जो हमारे पास है। देखिए, हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन है, सेल में से जो करंट होता है बच्चे, उसका एक्सप्रेशन है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये हमने कल ड्राइव किया था, बहुत आसान है। दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड टू द लूप एंड दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, therefore current is EMF या voltage upon total resistance by Ohm's law। और जो V है मेरे पास कैपिटल V, वो I into R के बराबर है।
दैट इज आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मुझे इस आई को सब्स्टिट्यूट करना है, विच इज ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, लेट अस टेक आर कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ई आर तो यहाँ है ही है, नीचे से मैंने आर कॉमन लिया, तो 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर, है ना, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये आर इससे कैंसिल हो गया। तो मुझे पता चलता है कि जो मेरा V का फंक्शन है वोल्टेज का, दैट इज EMF अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये तब आपके काम आएगी जब आप करंट नहीं फाइंड करना चाहते, यू जस्ट वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। आप V बताना चाहते हैं इसके अक्रॉस, और आप करंट नहीं बताना चाहते, जस्ट आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, एक्सटर्नल पता है और EMF पता है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो कैसे हमने करना है इसको। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करते हैं। जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है ना, तो एक्सट्रीम वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास R जो है कैपिटल R वो 0 तो क्या होगा। अगर कैपिटल R अप्रोचेस टू 0 हो जाए, ये R 0 बन जाए, तो आपको पता है ना R बाय स्मॉल r, ये जो फैक्टर है ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। तो उस केस में जो वोल्टेज है वो भी 0 को अप्रोच करेगी। सबसे पहला पॉइंट, मतलब यहाँ पर ओरिजिन से ये ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर R भी 0 है और कैपिटल V भी 0 है। सेकेंड कंडीशन कि अगर ये R इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए तब V कितना होगा। देखो जब ये R इनफाइनाइट हो जाएगा तो स्मॉल r बाय कैपिटल R 0 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल r इंफिनिटी से डिवाइड हो रहा है, तो ये फैक्टर 0। तो वोल्टेज किसको अप्रोच करेगी, फिर वोल्टेज EMF को अप्रोच करेगी। तो उस केस में अगर हमारे पास वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू EMF होती है ना, जो इस लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास EMF है, तो इस केस में वो EMF को अप्रोच करना चाहिए ग्राफ, मतलब इसको अप्रोच करना चाहिए। एक हम इन बिटवीन वाला पॉइंट देखते हैं, वो ये है कि अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो क्या होगा। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V बन जाएगा E अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स E बाय 2। अगर यहां पर E है तो E बाय 2 यहां मिड में होगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारे पास E बाय 2। और स्मॉल r अब किसके बराबर होगा ना, हमने किया कि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। अब स्मॉल r की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सेल, या आपको कौन सा सेल मिला है। लेट अस सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे कैपिटल R स्मॉल r के बराबर है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में बच्चों हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ये एक पॉइंट मिल गया। तो एक पॉइंट यहाँ इंफिनिटी को अप्रोच करना है, तो ये ग्राफ इस तरह से ऐसे इंफिनिटी को अप्रोच करता है, इस तरह से ग्राफ पड़ता है। अगर ये स्मॉल r छोटी होती, यहाँ होता, तो पॉइंट यहाँ लग जाता, तो थोड़ा सा ऊपर मैं बना के दिखाता हूँ। लेट अस सपोज हमने R1 के लिए बनाया, R1 इज ग्रेटर देन R2। लेट अस सपोज कोई और सेल है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 जो है वो थोड़ी छोटी है, उसका ये मैंने ब्लू पॉइंट लगा दिया अलग से दूसरे सेल के लिए, तो फिर ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है इसको ऐसे, है ना। तो फिर ये ग्राफ ब्लू कलर का देखो, ये शेप वैसी बनानी है, जाना इंफिनिटी पर ही है उसने, बट थोड़ा सा जल्दी अप्रोच, थोड़ा जल्दी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो शेप ऐसी बनेगी, और यहां से हमें पता चलता है कि जब हमारे पास स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होते हैं, तब जो वोल्टेज हमें मिलती है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो EMF की हाफ मिलती है। जितनी भी EMF है उसकी हाफ वोल्टेज हमें मिलती है। दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और चीज बता दूं आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की भी यही कंडीशन है। कोई भी सेल मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, जितनी भी एक्सटर्नल है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मान लो आपने 6 डिवाइस लगाए, उन सब की 6 की मिलके जो रेजिस्टेंस आई वो उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए अगर, तो उस केस में जो पावर ट्रांसफर होती है, पावर मतलब एनर्जी ट्रांसफर या पावर ट्रांसफर मतलब जो एफिशिएंसी है सेल की, वो सब कुछ मैक्सिमम होता है। तो दिस इज आल्सो द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इसको हम ड्राइव भी करेंगे, जब हम हीट और पावर पढ़ेंगे ना, तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जस्ट क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूछ लेना उन्होंने, सेल वाले न्यूमेरिकल्स में, तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो जितने भी ग्राफ अभी हमने करे हैं, 4 ग्राफ करे हैं टोटल, उसमें से लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला ग्राफ दिखा दें आपको,
ये वाला जो वोल्टेज वर्सेस करंट था, तो वोल्टेज वर्सेस करंट में जो स्लोप है वो हमें स्मॉल आर देता है। चलिए, तो ये कहानी थी सारी।